वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि निर्धारित समय पर 10 मिनट लेट हो गए हैं, थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण से 10 मिनट लेट हो गए। तो दोस्तों, अब हम आपके बीच हैं और पूर्व निर्धारित रूप से जैसा कि हमने डाला था, आज आप लोगों के बीच हम किस विषय को रखेंगे, लेकिन कुछ विषय, कुछ बातें और भी हैं जो आप लोगों से करनी है। तो आज जो विषय हम आप लोगों के सामने रखेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे, आप लोगों के बीच बात करेंगे, वो है पूंजीपतियों की विस्तारवादी नीतियों ने जिस कोरोना वायरस को हथियार बनाकर विश्व विजय की तलाश में लगा दिया है, वही कोरोना वायरस पूंजीवाद का अंत करेगा। अब ये बात विस्तार से आप लोगों के सामने रखेंगे, आप पूरी तरह से इसे समझ जाएंगे। बहुत साधारण सा विषय है। विषय बस इतना ही से है कि दुनिया के पूंजीपति हैं, दुनिया के पूंजीवादी देश हैं, दुनिया के ताकतवर देश हैं। अब हर देश एक दूसरे को पछाड़ने में लगा है, नंबर 1 बनने में लगा है। वैसे भारत भी विश्व गुरु बनने की कोशिश कर ही रहा है, आप जानते हैं। ऐसे दुनिया के सारे देश हैं, अपने अपने तरीके से नंबर 1 बनना चाहते हैं। वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहते हैं, दुनिया को अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं। तो ये होड़ लगी हुई है। और ये दुनिया के देश नहीं, दुनिया के पूंजीपति, उन पूंजीपतियों का कोई देश नहीं है। ध्यान से समझिएगा, देश अलग है और पूंजीपतियों का एक समूह, जो समूह है वो अलग है। अब मान लीजिए अनिल अंबानी है, अडानी है, इनके लिए देश कोई मतलब नहीं रहता। ये पाकिस्तान में भी पैसा लगाएंगे, ये ईरान में भी पैसा लगाएंगे, ये अफगानिस्तान में भी पैसा लगाएंगे। इनका कोई देश नहीं, ये अलग से हैं। ये बस पूंजीपति हैं, ये पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीपति हैं। तो उसी तरह से विश्व में सारे विश्व के पूंजीपति मिलकर के कोरोना वायरस का इजाद किया। कोरोना वायरस के जरिए उसको हथियार बना करके दुनिया में लड़ने के लिए कोशिश की और दुनिया में होड़ लगी कि भाई नंबर 1 कौन बनेगा। सबको चीट करते हुए, धोखा देते हुए चाइना अब धीरे धीरे बाजी मार रहा है और हो सकता है चाइना नंबर 1 बन भी जाए। हम विश्व गुरु कब बनेंगे, ये तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बता सकते हैं। और बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, या रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर हम भी चाइना या अमेरिका किसी का गुलाम बन के रह जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। और कम से कम ये तो तय है कि अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री रहे तो ये होना तय है, भारत फिर से गुलाम होना तय है। वो अलग बात है, इस विषय पर बात करेंगे। तो आज ये जो साजिश थी, जिस साजिश ने आज हमें और पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, आपको जानकर आश्चर्य होगा। ये बातें आप नोट रखिए, ये वीडियो हमेशा रहेगा, ये वीडियो सेव कर लीजिए। तब याद आएंगी जब ये बातें आपके सामने आएंगी कि दुनिया के पूंजीपति इस कोरोना वायरस से एक दूसरे में विश्व युद्ध की तो छेड़ दिए हैं, आपस में लड़ करके नंबर 1 की पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं साजिश करके। लेकिन परिणाम जो सामने आएगा वो ये आएगा कि दुनिया का पूंजीवाद ही खत्म हो जाएगा और वो पूंजीवाद को खत्म करने का श्रेय जाएगा कोरोना वायरस को। इसको थोड़ा सा विस्तार देंगे तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैं आगे इस पर बोलूंगा, लेकिन अभी जो मैंने कल आपसे कहा था कि मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना काफी दिनों से कर रहा हूं, हम तो 6 साल से कर रहे हैं कि भाई इस देश को छोड़ दीजिए, इस देश को बख्श दीजिए, आपकी जरूरत इस देश को नहीं है, आप इस देश पर भारी हैं, आपका बोझ ये देश नहीं उठा पाएगा, ये धरती नहीं उठा पाएगी। हम बहुत दिनों से कह रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो कह रहे हैं उसमें एक और नई बात जुड़ी। आपने देखा, मैंने कल कहा था कि जब तक ये आदमी उस कुर्सी पर बैठा रहेगा
और इसीलिए मैं बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करके विनती करके मांग कर रहा हूं, जब तक ये आदमी उस कुर्सी पर बैठा रहेगा, घटनाओं से, दुर्घटनाओं से, किसी न किसी कारण से लोग मरते ही रहेंगे। विनाश होता ही रहेगा। भारत कदम दर कदम पीछे जा रहा था, पीछे तो जाता ही रहेगा, लेकिन अब काल के गाल में भी समाता जाएगा। तो उसमें एक और नई बात, कोरोना वायरस से लोग मरी रहे हैं। आपने देखा विशाखापत्तनम में एक जहरीली गैस के रिसाव से 11 लोग मर चुके हैं, 300 लोग अस्पताल में हैं, उससे ज्यादा ही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं सारी चीजें बाहर जल्दी निकल कर नहीं आती। और वहां जो उस गैस रिसाव से जो मरे हैं, उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। लेकिन इसको सुन करके आप कुछ जोड़िएगा मत, क्योंकि आप अगर कोरोना वायरस से मरेंगे तो आपको 1 पैसा नहीं मिलेगा। प्लास्टिक के कवर में लपेट करके, कफन भी नहीं मिलेगा, प्लास्टिक के कवर में लपेट करके कहीं जला दिया जाएगा, कहीं फेंक दिया जाएगा, कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, या क्या किया जाएगा ये पता नहीं। प्लास्टिक के कवर में लपेट करके, बांध करके कहीं आपको फेंक दिया जाएगा। आपको 1 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा। आप कोरोना वायरस से मरते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा। वो सिर्फ 1 करोड़ रुपया जो विशाखापत्तनम में जहरीली गैस के रिसाव से मरेंगे, उनको 1 करोड़ रुपया, उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। चलिए, वो 1 रुपया मिलने की बात तो अलग है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं ये, कि मैं कल भी यही बात कह रहा था कि जब तक ये आदमी उस कुर्सी पर बैठा रहेगा, इसके पापों के बोझ से लोग मरते रहेंगे। इसका पाप इतना भयानक है, इसका पाप इतना गहरा है, इसका पाप इतना अमानवीय है कि लोगों को मरना ही पड़ेगा। मेरी इस बात को सुन करके, अभी भी कुछ किसी ने बोला या किसी ने कहा, तो मेरी इस बात को सुन करके मुझे गाली देने वाले भी आएंगे। वो आज मुझे गाली देंगे, कल वो मर जाएंगे, या कल मैं मर जाऊंगा। कल वो नहीं रहेंगे, या हो सकता है मैं ना रहूं। गाली अपने आप खत्म हो जाएगी। लाइन में सभी लगे हुए हैं, कोरोना वायरस की लाइन में सभी लगे हुए हैं, और मरना, लगता है कि मरना सबको पड़ेगा। यह निराशावादी बात नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी आपका चौकीदार, अगर उस कुर्सी पर बैठा रहा तो अपने नंबर का इंतजार आप करते रहिए, आपको मरना ही पड़ेगा। क्योंकि उसकी नीतियां, उसके निर्णय सब उल्टे पलटे ऐसे गलत होते रहेंगे। आपने देखा। अब आपको एक और बात बता दूं कि आज से दुनिया के दूसरे देशों से भारतीयों को लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्हें हवाई जहाज में बाइज्जत बिठाकर लाया जाएगा और भारत में लाकर किसी न किसी 5 स्टार होटल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा, उसमें उनको रखा जाएगा और उनकी सेवाएं की जाएंगी। वैसे आपको जानकर हैरानी नहीं, आपको जानना यह जरूरी है कि वो सभी लोग जो आ रहे हैं विदेशों से, वो पैसा देकर आ रहे हैं सरकार को, और वो क्वारंटाइन में रहेंगे तो वो भी पैसा वही वहन करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप मजदूर हैं तो अपने लिए सिर्फ मरने का इंतजार कीजिए। अगर आपके पास पैसा है, चाहे देश में चाहे विदेश में, अगर पैसा है तो आपके लिए 5 स्टार क्वारंटाइन सेंटर भी मिल जाएंगे, 5 स्टार होटलों में क्वारंटाइन सेंटर मिल जाएंगे, हवाई जहाज से आपको लाया भी जा सकता है और आपकी सुरक्षा की जा सकती है। वैसे हम अपने देश के मजदूरों को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन विदेशों से फिर से क्वारंटाइन के मतलब कोरोना वायरस से पीड़ितों को ला रहे हैं, या जो फंसे हुए, कोरोना वायरस के पीड़ित ना भी हो सकते हैं, जो फंसे हुए हैं वो ला रहे हैं। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि ये कोई सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है, उनसे पूरा पैसा वसूल करके ले रही है और उस पैसे में उन्हें ला रही है, और आगे भी पैसा लेगी, तब उन्हें 5 स्टार फैसिलिटी दे करके
उनको क्वारंटाइन करेगी, आइसोलेशन करेगी। कहने का मतलब यह है कि आप वोट देने के लिए, आप वोट देते समय तो नागरिक एक हैं, आप राष्ट्रपति भी एक ही वोट देता है, आप भी एक ही वोट देते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो यह भारत आपके लिए दूसरा है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भारत दूसरा है। अगर आप मजदूर हैं, अगर आप मजदूरी करते हैं किसी शहर में, तो आपको अपने परिवार को लेकर भूखे प्यासे पैदल अपने गांव जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर कहीं आपके पास आप पैसे वाले हैं, आपके पास पैसा है और आप विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में रहते हैं या विदेशों में घूमने गए हैं, तो चिंता मत कीजिए, सरकार पूरी व्यवस्था करेगी, पूरा हवाई जहाज लेके जाएगी, आपको लाएगी और 5 स्टार क्वारंटाइन सेंटरों में रखेगी, आपकी सेवा करेगी। और जब ये हो जाएगा कि आप अब ठीक हैं, आपसे कोई खतरा नहीं, तो आपके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा, वो भी लग्जरी बसों के द्वारा। भारत का एक वो हिस्सा है जिसे कहते हैं पूंजीपतियों की दुनिया, पूंजीवादियों की दुनिया, पूंजीपतियों की दुनिया। भारत का एक और हिस्सा है, एक और समस्या जो कोरोना वायरस से लड़ रहा है। एक और देश है भारत में, भारत 2 देश है, भारत में 2 देश है। एक और देश है भारत में जो गरीबों का देश है, जो मजलूमों का देश है, जो मजबूरों का देश है, जो मजदूरों का देश है, जो भूखों का देश है, जो नंगों का देश है, जो किसानों का देश है। वो एक और देश है, उनके लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है। अगर वो मजदूर है, अगर वो किसी शहर में जाकर के रोजी रोटी कमा रहा है, तो उसे अगर कहीं घर जाना पड़ गया किसी कारणवश और नहीं रह सकता है, अब उसे सरकार सहयोग नहीं दे पा रही है, तो वो जंगलों में छिपते छिपाते, रोड से बचते बचाते अपने परिवार को लेकर अपने घर जाए, जैसे चाहे, ये उसकी मर्जी है, जैसे चाहे वो अपने घर जाए, मर जाए, घर जाए या भाड़ में जाए। मोदी जी के लिए सोचने का उनके लिए कोई समय नहीं है। चलिए, वो भाग्यशाली रहे होंगे जो गैस रिसाव से मर गए, वो भाग्यशाली रहे होंगे बेचारे जो गैस रिसाव से मर गए, उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं उनके मृत्यु पर मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह मैं कह रहा हूं कि वो भाग्यशाली रहे जो गैस रिसाव से मर गए। कम से कम उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा, वो उनका जीवन चलेगा या जो भी हो सकेगा। अगर बाय द वे आप कोरोना वायरस से मर जाएंगे तो आपको कुछ 1 करोड़ का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, कफन भी नहीं मिलेगा, प्लास्टिक के कवर में लपेट करके फेंक दिया जाएगा या जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा। तो रह गई ये तो है भारत के लोकतंत्र की 2 दुनिया। उसी दुनिया में एक और चीज सुन लीजिए, उसी दुनिया का दूसरा एक चेहरा, विशाखापत्तनम की घटना आपने सुनी। उड़ीसा के हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जो कोरोना वायरस पीड़ित है वो उड़ीसा में घुस नहीं सकता, उड़ीसा में नहीं आ सकता। और पहले वो अपना टेस्ट कराए, जब पॉजिटिव रहे तो नहीं आए, जब निगेटिव रहे तो वो आ सकता है। यानी अब आपका घर भी आपका नहीं है, आपका गांव भी आपका नहीं रह गया। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपका, लेकिन उनके लिए नहीं, जो विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए यह नहीं है। अब उड़ीसा हाई कोर्ट या फिर फिर सुप्रीम कोर्ट को भी यह कहना चाहिए या बोलना चाहिए या ऐसा आदेश देना चाहिए कि जो विदेशों में रह रहे हैं पहले टेस्ट कराएं। अगर वो कोरोना पीड़ित नहीं है तो ही वो भारत में आ सकते, पीड़ित है तो नहीं आ सकते, तो करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं, उनकी दुनिया अलग है और वो पैसा देकर आ रहे हैं, पैसा देकर भी आ रहे हैं और यहां आएंगे तो भी 5 स्टार होटलों में क्वारंटाइन रहेंगे, पैसा देकर रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तो वो दुनिया अलग है, उनके लिए कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो ये कह दे कि आप अपने घर भी नहीं आ सकते। तो मैं समझता हूं उड़ीसा के हाई कोर्ट का ये निर्णय, वो जज या तो पागल है या सनकी है या बददिमाग है या अब मैं क्या कहूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। वो जज है तो क्या कहूंगा तो शायद वो गलत भी हो जाए, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा।
तो वो जज ये कह देता है कि अब ये गांव आपका नहीं रहा, अब ये प्रदेश आपका नहीं रहा। देश से तो अभी देश में तो है ही है, आप गरीब हैं तो देश में ही रहेंगे, विदेश थोड़ी जाएंगे। तो ये है हमारी व्यवस्था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का भारत इंडिया, भारत नहीं, भारत नरेंद्र मोदी का नहीं है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का भारत नहीं है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का इंडिया है। तो ये है इंडिया, मेक इन इंडिया वगैरह इंडिया वगैरह इंडिया, स्किल इंडिया, डिस्किल इंडिया, बिस्किल इंडिया, पता नहीं कौन कौन सा इंडिया। तो ये वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का इंडिया है जहां ऐसे ऐसे आपको मिलेगा सुनने के लिए। आपको थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ होगा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि अगर आप कोरोना वायरस से नहीं, अगर विशाखापत्तनम में होते और गैस रिसाव से मर गए होते तो 1 करोड़ मिल जाता। चलिए, पुलिस की नौकरी अगर करते होते, दिल्ली में देखिए एक पुलिस मरा तो उसके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपया मिला। लेकिन आप तो बेकार हैं, आप मजदूर हैं, आप बेकार हैं, आप आम आदमी हैं, आप बेकार हैं, आपका कोई प्रयोग नहीं, आपका कोई यूज नहीं है। यू आर एक्सपेंडेबल, यू आर अ वेस्ट। आप अगर मर जाते तो ठीक है, मर जाइए यार, तो आपका मरना जरूरी है। आप मर जाएंगे तो आपको 1 पैसा नहीं मिलेगा। मैंने कहा कि पॉलिथीन बैग में पैक करके जाएंगे। अब आपको यह समझना जरूरी है। अब देखिए, कुछ लोग व्यंग भी कर रहे हैं हमारे ऊपर जो मैं कह रहा हूं, लेकिन अब ये वो नहीं समझ रहे हैं। अगर एक शिवदास जी हैं, वो मुझ पे व्यंग कर रहे हैं, लेकिन अब उनको यह कह रहा हूं कि अब आप मर जाओगे तो आपका भी वही होगा, और कल आपको मुझ पर कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कोरोना वायरस से मैं निकल लूं। और चलिए, अगर मैं घर में बैठा हूं, बचा रह गया, किसी कारणवश बचा ही रह गया, मन निकलने के लिए तो दे नहीं रही सरकार, अगर बचा रह गया तो आप निकल लेंगे, तो कोई ना कोई तो निकल ही लेगा। चलिए, कोई बात नहीं, तो आपको यह तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। मेरी बातों को ना समझते हुए मुझ पर व्यंग कसने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो लगाइए होड़, लगाइए लाइन, अब कोरोना वायरस के लिए लाइन में लग जाइए। कौन पहले मरेगा? पहले आप, पहले आप, पहले आप। इसमें पहले आप वाली बात नहीं आएगी। कोई ये नहीं कहेगा कि पहले मैं। और जो आज मुझे गाली दे रहे हैं मेरी बातों पर, या जो मुझे व्यंग कर रहे हैं, या मुझको गलत समझ रहे हैं, वो पहले आप कौन जाएगा पता नहीं, जाना है। अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऐसे ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रह गए तो मरना तय है। कैसे मरोगे ये तय कर लीजिए, और कब तक कितने लोग मरेंगे ये तय कर लीजिए। कब नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस्तीफा देंगे और कब मौतें बंद होंगी भारत में, ये आप इंतजार कर लीजिए। तब तक बचे रहे तो बचे रहिएगा, गले मिल लीजिएगा, आगे चल करके हाथ मिला लीजिएगा, 2-4 गाली और अगर मुझे गलत समझिए तो दे लीजिएगा। लेकिन अगर बचे रहेंगे तो कहने का अर्थ यह है कि कोरोना वायरस की लाइन में हम लोग लग चुके हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आश्चर्य की कुछ और चीजें बता देता हूं। विश्व में भारत की पोजीशन 16वें नंबर पे थी आज के 2 दिन पहले। चाइना से हम 5-6 पोजीशन पीछे थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम चाइना के अब 2 कदम पीछे रह गए हैं, यानी 2 कदम छलांग लगा करके अब हम विश्व में कोरोना वायरस के मामले में 14वें स्तर पर पहुंच चुके हैं। अब भारत का कोरोना वायरस का आंकड़ा 14वें स्थान पे भारत पहुंच चुका है। दो देशों को पीछे छोड़ते हुए अब 14वें पोजीशन पे पहुंच चुका है। और मैं समझता हूं कल नहीं तो परसों वो चाइना के बराबर में जाके खड़ा हो जाएगा। या तो चाइना से आगे निकल जाएगा या चाइना के पीछे खड़ा हो जाएगा। चाइना 2 कदम आगे हमसे है, 2 देश आगे, 2 देश के बाद चाइना का नंबर आता है। आज हम 14वें पोजीशन पे हैं, चाइना 12वें पोजीशन पे है मेरे दोस्तों, और हम बस बहुत जल्द चाइना को पकड़ लेंगे। यानी अपने अपने नंबर का इंतजार कीजिए।
और ये मेरी ब्रह्मवाणी सुन लीजिए, मैं ब्राह्मण हूं, ये मेरी ब्रह्मवाणी सुन लीजिए, ये मेरी ब्रह्मवाणी है। जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, मौतों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे वो गैस रिसाव हो, चाहे कोई और दुर्घटना हो, चाहे कोई और आफत हो, और चाहे अब कोरोना वायरस में तो आप सभी और हम सभी लाइन में लगे हुए हैं। जस्ट वेट, इंतजार कीजिए, मौत का इंतजार कीजिए, इंजॉय कीजिए। और अब तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शराब भी खोल दिया है, तो अब इंतजार करने में थोड़ा और आसानी होगी। दुर्भाग्य से हम तो छू भी नहीं सकते, लेकिन जो इंजॉय कर सकते हैं, कम से कम वो शाम को आधी सीसी या 1 सीसी लगा ही लिया करें। कम से कम मौत का डर तो नहीं सताएगा, हम तो दिन रात डर रहे हैं। अपना गेट खोलने के लिए जब खोलते हैं ना, खोल करके फिर हाथ धोते हैं, बंद ताला लगाते हैं, फिर हाथ धोते हैं। सब्जी वाला आता है, सब्जी दे के जाता है, तब हाथ धोते हैं। जब दूध वाला आता है, दूध दे के जाता है, तब हाथ धोते हैं। हम भगवान से दिन रात बस यही प्रार्थना करते हैं कि मेरा सब्जी वाला है, मेरा दूध वाला है, या ऐसे बहुत से सब्जी वाले, दूध वाले जो बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए हम जैसे लोगों को घरों तक पहुंचा रहे हैं सामान, उनको ईश्वर बचाए रखे, उनकी ईश्वर मदद करे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पापों के चपेट में उनको ना घसीट दे। तो ये तो हुई आश्चर्यजनक बातें, और मैंने कल भी ये बात कही थी मेरे दोस्तों। तो आज भारत 16वें पोजीशन से 2 दिन के अंदर 14वें पोजीशन पे आ गया, और अगले 2 दिन के अंदर छलांग लगा करके चाइना से भी आगे निकल जाएगा। तो मरने के लिए तैयार हो जाइए, आराम से, चिंता मत कीजिए। मैं नहीं समझता कि मोदी जी मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, इस्तीफा दे देंगे, आप बचना शुरू हो जाओगे, आप बच जाओगे, ऐसा मुझे कम उम्मीद है। शायद 1 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ जब मरेंगे तो शायद कोई बचा रहे, जो या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो भी बचा रहे, जो बचे रहेंगे। जब नेता मरना शुरू होंगे तभी यह शायद होगा। तो जब कोई नेता बचा उचा रहेगा, 2-4 उसके घर में मरेंगे, तब वो आवाज लगाना शुरू करे, बाहर निकले और कहे कि भाई नरेंद्र मोदी जी आप कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारा भी नंबर आ जाएगा। अभी तक तो हम अपने घर में बैठे थे, लेकिन अब हमारा भी नंबर आने वाला है, तो अब छोड़ दीजिए। तो शायद नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दें। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते, तब तक आप कोरोना वायरस की लाइन में लगे रहिए। रोज 20 मिनट तक, दिन भर में कम से कम 20 बार, 20 मिनट में, 20 बार क्या, 24 घंटे होते हैं तो आधे घंटे में भी धोओगे। अब आधा घंटा अगर सो लो तो कम से कम 20 बार समझ लो, तो 20 बार जरूर 20 मिनट तक साबुन लगा के हाथ धो लेना। कब तक बचे रहोगे? और जब तक बचे रहोगे, अपने अल्लाह से, अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, अपने जो भी आपका इष्ट हो, जिनको भी आप मानते हो, उनको शुक्रिया अदा करना, उनको धन्यवाद देना कि आप जिंदा हो, आप बचे हुए हो। लेकिन शर्त बस उतनी ही मेरे दोस्तों, जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, तब तक आप इस लाइन से हट नहीं सकते। आप कोरोना वायरस की लाइन में लगे रहोगे, आप मरते रहोगे। कौन पूछेगा यह सवाल? अब ये कौन पूछे आज आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी से सवाल कि भाई, अगर 30 जनवरी को कोरोना वायरस आया था तो आपने फरवरी के पहले सप्ताह में लॉकडाउन क्यों नहीं किया? नमस्ते ट्रंप कैंसिल क्यों नहीं किया? ना कोई पूछेगा, ना आपका चौकीदार बताएगा। कौन पूछेगा आपके चौकीदार से यह सवाल कि भाई, जब कोरोना वायरस 25-50 केस आ चुका था, लोग फैलना, लोग डर समाने लगा था,
लॉकडाउन की स्थितियां आने लगी थी, 3-4 दिन में आप लॉकडाउन करने वाले थे, तो आपने मार्च के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश में जब लोगों को, नेताओं को बैठा करके जेट प्लेन से घुमा रहे थे, बेंगलोर के रिसोर्ट्स में उनको एंजॉय करवा रहे थे, उनकी बोली लगा रहे थे, 100-100, 200 करोड़ में एक एक एमएलए खरीद रहे थे, मार्च के पहले सप्ताह में ही लॉकडाउन कर देते। नेशनल लॉकडाउन, इंटरनेशनल तो आपने किया नहीं, तो नेशनल और इंटरनेशनल लॉकडाउन कम से कम मार्च के पहले सप्ताह में कर देते तो भी कुछ लोग बचे रहते, यही स्थिति नहीं आती। अब ये कौन पूछेगा? आपके चौकीदार से यह सवाल कौन पूछेगा? मीडिया पूछेगी नहीं, हम जैसों की औकात नहीं कि उनसे पूछ सकें। हम तो आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को तक पहुंचाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जागरूकता तो आ ही रही है, लोग मुझसे जुड़ते हैं, मेरी बात सुनते हैं। अब उसे मैं देख रहा हूं कि अब उसे YouTube पे या दूसरे माध्यम से लोग पहुंचा भी रहे हैं, तो ठीक है, कम से कम अभी सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो भी माध्यम आप YouTube चलाते हैं, आप YouTube में डालिए, आप जो भी माध्यम आपके पास, आप फेसबुक चलाते हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए और उस पर चलाइए, वॉच पार्टी चलाइए या ऑनलाइन चलाइए, जैसे भी चला सकते, जो भी, जहां तक भी ये मेरी बात पहुंचा सकते हैं। और मेरी बात 2 शब्दों की है, एक चैलेंज के साथ है मेरे दोस्तों, कि जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, मौतों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे वो गैस रिसाव से हो, चाहे वो कोरोना वायरस से हो, चाहे वो रास्ते में चलते हुए बिना भोजन के हो, चाहे वो जिस तरह से भी हो, भूखमरी से हो, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी और भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनसे लोग मरेंगे। और बड़ा सोच समझकर आपके प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया है कि चलो शराब की दुकान तो खोल ही दो। अब शराब की दुकान खोलने से 2 फायदे होंगे। आपकी सरकार, जो इतना बड़ा, आपका चौकीदार जो इतने बड़े 7 सालों से बचत कर रहा है, भ्रष्टाचार को रोक दिया है, दुनिया भर का धन इकट्ठा ऐसा कह रहा था, तो जो सारे धन आए वो गए कहां, वो तो मैं नहीं पूछ सकता, क्योंकि मेरी औकात नहीं पूछने की, और मेरी औकात नहीं तो मैं क्या पूछूं। लेकिन आपका सरकार अपने आप को चलाने के लिए शराब बेच रही है, यानी अब बेवड़ों के पैसे से सरकार चलेगी। दूसरे अर्थों में, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि आप सरकार के भरोसे मत रहिए, आप अपने जीने का प्रबंध कीजिए, अपने बचने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि सरकार के भरोसे आप क्या रहेंगे? सरकार तो खुद बेवड़ों के भरोसे है, शराबियों के भरोसे है, तो सरकार इसलिए शराब खोल दिया। राजस्व मिलेगा, एक फायदा यह होगा कि उसको राजस्व मिलेगा, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बहाना मिल जाएगा कि ये शराबी नहीं माने। ये नहीं कहेंगे कि हमने शराब की दुकान खोली तब शराबी गए, ये कहेंगे ये शराबी नहीं माने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए, तो कोरोना वायरस फैल गया। अब मुसलमानों पर आरोप तो नहीं लगा पाए, ठीकरा नहीं फोड़ पाए, क्योंकि मुसलमानों से ज्यादा तो जमाती गुजरात में, अहमदाबाद में निकले। इस समय मौत के मामले में और कोरोना वायरस के मामले में टॉप पे चल रहा है गुजरात, और खास करके अहमदाबाद, यानी वो वेटिकन सिटी जिसने नमस्ते ट्रंप का नारा लगाया था। तो जब मुसलमानों के सर पे ठीकरा नहीं फोड़ पाए, तब इन्होंने धीरे से शराबियों को आगे कर दिया।
ये साजिश है। ध्यान से सुनिए, ये व्यंग्यात्मक भाषा में तो मैं जरूर कह रहा हूं, लेकिन बड़ी सच, बड़ी कड़वी और बड़ी सच बात है। बड़ा सोच समझकर नरेंद्र मोदी ने खोला है। एक तो उनका भाई, उनकी सरकार का रोजी रोटी चलेगा, उनका 9 लाख सूट, उनका BMW का खर्चा, उनके रहने सहने का खर्चा, उनकी कलम, उनका 1.5 लाख का चश्मा, उनका 1.5 लाख की कलम या रोज का 1.5 लाख का कुर्ता, वो सब चाहिए। पैसा खर्चा कहां से आएगा? तो शराब इसके लिए बेचा जा रहा है। और दूसरा सबसे जो जरूरी था नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, शराबियों को आगे करना, क्योंकि अब मुसलमानों पे ठीकरा नहीं फोड़ पाए थे, फेल हो गए थे। तो अब शराबियों पर फोड़ा जाएगा कि देखिए शराबियों ने फैला दिया, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की, मैं क्या करूं। तो 2 फायदों के मद्देनजर शराब की दुकानें खोली गई हैं। मजा लीजिए। और आपको भी कोरोना वायरस से मरने में आसानी होगी। यह मैं उनके लिए कह रहा हूं जो शराब की लाइन में खड़े होकर शराब खरीद रहे हैं और घर पे बैठकर पी रहे हैं। पीना चाहिए जिनके लिए संभव है। भक्त जैसे लोग तो नहीं पी सकते, लेकिन जिनके लिए संभव है वो पिए। कम से कम रात को 2 घूंट मार लेंगे तो कम से कम इस डर का एहसास तो खत्म हो जाएगा कि कल मरने वाले हैं। और इस 2 घूंट मारने में आराम हो जाएगा, क्योंकि घर में पड़े पड़े बोर हो गए होंगे तो पत्नी पर हाथ साफ कर लेंगे, डंडा वंडा चला लेंगे, बेटी की पिटाई कर लेंगे, पत्नी की पिटाई कर लेंगे, मां बाप पे हाथ उठाएंगे। ऐसा होगा तो थोड़ा जो डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घरों में जो आतंकवाद चल रहा था, घरों में जो वायलेंस चल रहा था, वो कम हो गया था, खत्म हो गया था, वो भी थोड़ा आएगा। तो थोड़ा पुलिस को और काम भी मिलेगा। भाई रोजी रोटी का भी सवाल है। अब उनको भी अगर इस तरह के केस आते हैं तभी उनको कुछ मिलता है। अब कोरोना वायरस में ड्यूटी दे रहे हैं, कुछ लंजम वंजम तो मिल रहा है। लंजम का मतलब घूस वगैरह तो कुछ मिल नहीं रहा है। उल्टा मिल क्या रहा है? कोरोना वायरस उल्टा मिल रहा है। बेचारे पुलिस वाले भी मर रहे हैं। खैर, पुलिस वाले मर रहे हैं तो उनको 1 करोड़ मिलेगा, आप मरोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब इन जो भक्त हैं जो मुझे गाली दे रहे हैं, आपको तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक के थैली में लपेट करके बांध करके फेंक देगी सरकार। आप मुझे गाली दे लो, उससे क्या फायदा? आपको कुछ नहीं हासिल होगा। आप ऐसे ही जानवर की मौत मरोगे और जानवरों की तरह ही आपको बांधकर फेंक दिया जाएगा। आप मुझे गाली दीजिए। अगर मुझे गाली देने, मुझे बुरा कहने की बजाय अगर आप अपनी आवाज राइज करें, अगर आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, अगर ये बात उनके सामने ले जाएं कि भाई आप माफ कर दो मेरे देश को, भारत को छोड़ दो, भारत को माफ कर दो, ये भारत नहीं सह पा रहा है आपको, हमारी जिंदगी बख्श दो, आप इस कुर्सी को छोड़ दो। हम थोड़ी कह रहे हैं कि